डियर स्टूडेंट्स, आइए कंटिन्यू करते हैं। फाइनल अकाउंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक ऑर्डर हमने चर्चा किया था, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। तो अब हम दूसरा ऑर्डर पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ परमानेंस। ये एसेट मेरा लंबा काम में आएगा, ठीक है। बेचना नहीं है, अरे एसेट को थोड़ी ना। मेरा बिजनेस क्या है? मेरा बिजनेस है शर्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो शर्ट मैन्युफैक्चर करेंगे और शर्ट्स को बेचेंगे। और शर्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैंने कुछ मशीन खरीदा है। मशीन खरीदा था 5 लाख में, आज मशीन का दाम हो गया 6 लाख। भैया बेच ले, 1 लाख का फ़ायदा कर ले। और नहीं यार, 1 लाख का फ़ायदा करूंगा और वो दूसरा मशीन लाने में 1 महीना लगेगा। वो 1 महीना वेट करने से 5 लाख का नुकसान हो जाएगा मेरा। क्यों क्यों नुकसान हो जाएगा? अरे 1 महीने में मैं 5 लाख शर्ट बनाता हूँ या 1 लाख शर्ट बनाता हूँ, जो भी वॉट एवर, ठीक है। और मेरा मेन काम शर्ट बेचने का, मशीन का बेचने का काम नहीं है मेरा। तो ये जो मशीन मैं आज खरीदा हूँ 20 लाख रुपए लगा के, ये मशीन ज़बरदस्त है और ये मशीन कम से कम 15 साल तक चलेगा। 15 साल तक का मेरे को फ़ायदा है। पैसा लग गया एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, बट 15 साल तक का बिजनेस मेरा एकदम इस मशीन के भरोसे चलने वाला है। तो इस मशीन को मेरे को बेचना नहीं है। क्या इस मशीन को बेचना चाहते हैं? नहीं जी। आर प्रेजेंटेड फर्स्ट। लास्ट टाइम हमने बोला लिक्विडिटी के हिसाब से, अभी हम बोल रहे हैं परमानेंस के हिसाब से। विच आर एसेट्स विच आर मोस्ट लिक्विड सच एस कैश इन हैंड आर प्रेजेंटेड एट द बॉटम। अच्छा सर, मतलब लास्ट टाइम जो आपने पढ़ाया ठीक उसका रिवर्स। तो ठीक है, समझ गए। परमानेंस के हिसाब से लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड जो है वो कहाँ जल्दी से खराब होता है, और लैंड का वैल्यू हमेशा अप्रिशिएट करते रहता है। सिमिलरली लैंड एंड बिल्डिंग, तो इसीलिए सबसे पहले आ गए। फिर प्लांट एंड मशीनरी, फिर फर्नीचर फिक्चर्स, फिर स्टॉक, फिर सन्ड्री डेटर्स, फिर बिल्स रिसीवेबल्स, फिर अदर इन्वेस्टमेंट, फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, फिर कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। तो एक तरीके से रिवर्स हो गया। सो लायबिलिटीज का बात हो रहा है दोस्त। वन वे इज टू फर्स्ट शो कैपिटल। ये बात मैंने कई बार बोला है कि कैपिटल लायबिलिटी कैसे है सर? कैपिटल लायबिलिटी ऐसे, क्योंकि ये बैलेंस शीट जो बना रहा है वो बना रहा है बिजनेस। बिजनेस बोल रहा है कि ये मालिक का पैसा है, ये मालिक को पैसा देना है। फिर देखो लंबा जो लायबिलिटी आराम से देना, कोई टेंशन नहीं, आराम से। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहते हैं। एंड लास्ट ऑफ ऑल शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज लाइक अमाउंट्स ड्यू टू सप्लायर ऑफ गुड्स और बिल्स पेबल। ये तो एक तरीका था, और क्या है? तो एक तरीका था अर्जेंसी का, दूसरा तरीका ऐसा था कि भैया पहले कैपिटल, उसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, उसके बाद छोटे मोटे लायबिलिटीज। द अदर वे इज टू स्टार्ट विथ शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज एंड देन शो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लास्ट ऑफ ऑल कैपिटल। तो 2-3 तरीका बता दिया आपको, जैसे समझ में आए कर लेना। एसेट्स आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स वो एसेट्स है जिसमें करंट लगेगा आपको, बिजली का करंट, बिजली का झटका नहीं भाई, नहीं। करंट का मतलब बिजली का झटका वाला करंट नहीं है ये, ठीक है। दीज एसेट्स आर मेंट टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश एज क्विकली एज पॉसिबल। याद है हमने कुछ बात किया था लास्ट क्लास में, लिक्विडिटी। तो कुछ एसेट्स होते हैं जैसे मशीन। मशीन को तो बेचना नहीं है, 15 साल का कमिटमेंट है, ये मशीन 15 साल तक काम में आएगा। तो क्या इस मशीन को कैश में कन्वर्ट करते हैं? अरे नहीं सर, मशीन से तो काम करना है। तो कौन सा ऐसा एसेट है जिसको हम लोग कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं? सर स्टॉक। जैसे हम शर्ट बनाते हैं, तो शर्ट को हम तुरंत बेच के कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कैश में। बट सर कभी कभी ऐसा होता है कि शर्ट तो बेच लिया बट कैश नहीं दिया, वो तो 3 महीने बाद दूंगा। तुम भैया शर्ट दो, मैं भी व्यापारी हूं, मेरे शर्ट बिकेंगे तब पैसे दूंगा। तो तुम्हारा शर्ट को मैं काउंटर पे लगा के रखूंगा, ठीक है, और उसके बाद 3 महीने के बाद पैसे दूंगा। तो अल्टीमेटली जल्द से जल्द कैश कैसे मिले, जल्द से जल्द मैं जो शर्ट बना रहा हूं मैक्सिमम लोगों को मैं बेच पाऊं। बट हमेशा कैश में नहीं बेच पाता है व्यापारी,
तो कभी कभी क्रेडिट में बेचना पड़ता है, उधारी में बेचना पड़ता है। बेचते हैं क्रेडिट में बट अकाउंट्स में लिखते हैं डेटर्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कुछ बच्चे का जहाँ जिनका अंग्रेजी थोड़ा सा कमज़ोर है वो कभी कभी गलती कर देते हैं कि गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, मतलब सर क्रेडिट लिखा हुआ था ना, तो भाई मैंने क्रेडिटर समझ लिया। तो क्रेडिटर एंड डेटर का मीनिंग अलग है। और कुछ बच्चे बोलते हैं डेब्टर, DEBTOR, तो भैया ये अंग्रेजी है, मैं क्या करूं। अंग्रेजी वाले बोलते हैं कि ये इसमें DEBT में ये बी को खामोश कर दो, तो इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होगा डेटर, DETOR, डेटर, ठीक है। थोड़ा बहुत अंग्रेजी मेरे को आता है, जितना आता मैंने मतलब सिखा दिया यार, थोड़ा बहुत आता है, और बहुत ज़्यादा सीखने का मेरे कोई लगन भी नहीं है, ठीक है। सो करंट एसेट्स वो एसेट्स है जिनको जल्द से जल्द कैश में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब एक बात बताओ, डेटर जो है, डेटर डेटर मेरे बैलेंस शीट में एसेट के अंदर में है कि नहीं। अब वो नाम का डेटर है, एसेट है, बट वो पैसा दे ही नहीं रहा है। तो अगर पैसा देगा तो कैश तो देता नहीं है सर, वो तो चेक देता है या आजकल डायरेक्ट RTGS करता है। अरे भैया कोई बात नहीं, तो बैंक में तो जाएगा ना। बैंक में एक बार पैसा आ जाए तब तो मैं अपना डेबिट कार्ड से भी, कोई भी ATM से भी कैश में ले आऊंगा या चेक से मैं विड्रॉ कर लूंगा। तो बैंक में भी आ जाए तो भी इज एज गुड एज कैश। अब आइए लॉन्ग टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म जो लंबा रहेगा, ठीक है। लंबा जो है वो मशीन है, बिल्डिंग है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल, टेंजिबल मतलब और इनटेंजिबल मतलब क्या होता है, इसको सर कैसे समझें। हम लोग भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं आज मैं एकदम प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। TANG मतलब, मैं एक काम करो समझ लो कि मेरा अंग्रेजी अगर कमज़ोर हो और मैं इसको टेंजिबल नहीं बोल के टांग बोलो, टांग, अरे तेरी मार के ना टांगे तोड़ दूंगा, टांगे, तो मार के टांगे तोड़ दूंगा, बस ये डायलॉग याद रखना। टेंजिबल में TANG टांग, तो मार के टांगे तोड़ दूंगा। टांग तो भैया छू सकते हो ना, अरे तोड़ने के लिए टांग तो दिख रहा है ना, छू सकते हो। हाँ जी। तो टेंजिबल मतलब समझ लो जहां पर टांग है, और इनटेंजिबल मतलब जहां टांग नहीं है, इनटेंजिबल, ठीक है। सो इनटेंजिबल एसेट जो छू ही नहीं सकते हो, तोड़ ही नहीं सकते हो, ठीक है, तोड़ा फोड़ी नहीं कर सकते हो, इनटेंजिबल, तो तोड़ा फोड़ी नहीं कर सकते हो। अब जैसे मशीन है, मशीन है भैया, तो मशीन को तो हम तोड़ सकते हैं जाके, जैसे बोलते मार के टांगे तोड़ दूंगा। फर्नीचर है, फर्नीचर को तो तोड़ सकते हैं। तो जिस चीज को तोड़ सकते हैं जाके फिजिकली, समझ लो वो टेंजिबल है, और जिसको फिजिकली तोड़ाई नहीं हो सकता वो इनटेंजिबल है। तो बिजनेस में इनटेंजिबल क्या होता है, पेटेंट, कॉपीराइट एटसेट्रा, जिनको हम वैसे तो छू नहीं सकते, ठीक है, दे आर कॉल्ड इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है, समझ गए सर। इट इज डिजायरेबल दैट इन द बैलेंस शीट द टू टाइप्स ऑफ एसेट्स शुड बी शोन सेपरेटली एंड प्रोमिनेंटली, अलग अलग दिखाओ और अच्छा से दिखाओ। दिस वुड गिव मीनिंगफुल एंड लॉजिकल इंफॉर्मेशन। अब लाइबिलिटीज जो है वो भी दो प्रकार के, करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी जैसे भी तुरंत सामान लिया किसी से, क्रेडिटर से, शर्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल लिया, बिल्स पेबल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है भैया, अगर नहीं देंगे तो बिजली वाले काट के चले जाएंगे, ठीक है। आप सैलरी जैसे हर महीना देना होता है, दीज आर ऑल करंट लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म जो है जैसे लोन वोन ले लिया आराम से भैया, ठीक है, 5 साल बाद दे देना, ठीक है, लोन फ्रॉम बैंक्स। Of course, it will include undistributed profits also. जो प्रॉफिट हमने नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया, हमने नहीं किया मतलब बिजनेस ने नहीं किया, तो बिजनेस उस प्रॉफिट को अपने पास कोई प्रोविजन बना के रख रखा कि भाई नहीं मालिक अभी आपको नहीं देंगे, समझ लीजिए कुछ खरीदना है, ये है वो है, तो वो भी एक तरीका से लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बोल रहे हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स इट विल इंक्लूड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑल्सो। So those liabilities which exist for more than 1 year are long-term liabilities. अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब 2-3 साल के, 3 साल के प्रॉफिट अभी तक हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो ये भी एक तरीका से लॉन्ग हो गया ना, 2 साल 3 साल हो गया। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स, ऑफ कोर्स इट विल ऑल्सो इंक्लूड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। अब ये भी हमने कहा टेंजिबल नॉन टेंजिबल को अलग से दिखाओ,
तो लिख दो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, तो इनको तो हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं फिजिकली, ठीक है। इनटेंजिबल में गुडविल आ गया, पेटेंट आ गया, डिज़ाइन एंड ब्रांड नेम्स आ गया। आतिफ असलम साहब ने गाना गाया, उस गाना का कैसेट को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो बट क्या आतिफ असलम का वो गाना हमेशा के लिए खत्म हो गया? नहीं नहीं सर, कहाँ खत्म हुआ? सीडी खराब हो गया तो दोबारा आ जाएगा, ये कुर्सी कहाँ से आएगा? इधर देख लीजिए, कैपिटल, बैलेंस, एड प्रॉफिट्स, लेस ड्राइंग्स, लॉन्ग टर्म, टर्म लोन्स, अदर लोन, शॉर्ट टर्म, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, अदर लोन। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल regarding presentation of assets, liabilities and equities in the balance sheet। तो आओ भैया इलस्ट्रेशन 6 देख लेते हैं हम लोग। गिवन बिलो ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स दयाल ब्रदर्स एज ऑन 31 मार्च 2017। सो ध्यान देने वाला बात यह है कि ये ट्रायल बैलेंस है और इस ट्रायल बैलेंस का बैलेंस है 17 लाख, वेरी गुड। कैपिटल है 7 लाख, वेरी वेरी गुड। लैंड एंड बिल्डिंग है 3 लाख। लोन फ्रॉम मेसर्स डी एंड कंपनी है 4,60,000। ये अपने को पता है कि ये सब बैलेंस शीट के आइटम है, ये भी बैलेंस शीट का आइटम है। ट्रेड रिसीवेबल भी बैलेंस शीट का आइटम है, कैश इन हैंड भी बैलेंस शीट का आइटम है, इन्वेंट्री भी बैलेंस शीट का आइटम है, फर्नीचर भी बैलेंस शीट का आइटम है, ट्रेड पेबल्स भी बैलेंस शीट का आइटम है, एडवांस टू सप्लायर भी बैलेंस शीट का आइटम है। ये तो सभी बैलेंस शीट का आइटम है। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में जाता है, कैपिटल में ऐड होता है, भूलिएगा मत। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का क्या होता है? कैपिटल से माइनस होता है, ठीक है भाई। ये तो पूरा बैलेंस शीट का आइटम है, बना लेते हैं। देखो पॉइंट क्या है कि जब अपने देखते हैं तो अपने को समझ में आना चाहिए। अब देखो पूछ क्या रहा है, प्रिपेयर बैलेंस शीट। ओके ओके, वी डोंट माइंड, कोई दिक्कत नहीं है, बना लेंगे जी, हम आराम से बना लेंगे। कि यकीन मानो उसको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ से उतारना है, कॉपी करना है। कैपिटल बैलेंस 7 लाख, ऐड नेट प्रॉफिट 1 लाख। तो क्या क्या कवर हो गया? 7 लाख कवर हो गया, 1 लाख कवर हो गया, ठीक है। तो ड्राइंग्स को लेस कर देते हैं, लेस ड्राइंग्स, ये ऐड करने से 8 लाख, ये लेस ड्राइंग्स कर दिया, तो लेस ड्राइंग्स वाला भी काम कंप्लीट हो गया। डेबिट बैलेंस जो एसेट्स है सबको डाल देते हैं फटाफट। लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख, फर्नीचर 2 लाख, इन्वेंट्रीज इन ट्रेड 6 लाख, ट्रेड रिसीवेबल्स 4,20,000, 6 लाख एंड 4,20,000, 6 लाख 4,20,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं है दोस्त, इसीलिए इसको कुछ करना ही नहीं। देखो बस आराम से नीचे और ऊपर को मिलाना है। एडवांस टू सप्लायर्स, ये सर एसेट्स क्यों होते हैं? सप्लायर बोल रहे कि देखो भैया पैसा दे दो बट माल देंगे 1 महीना बाद, तो भैया हम पैसा नहीं देंगे। अच्छा नहीं देते, नहीं देते, नहीं देते, तो ये होता ही नहीं, बिल्कुल ये नहीं होता। तो कैश इन हैंड 20,000 के जगह 1,20,000 होता। कैश इन हैंड 20,000 की जगह मेरे दोस्त 1,20,000 होता, तो भी अपना टोटल 16,40,000 होता, बैलेंस शीट मैच हो जाता। और सर अगर एडवांस की जगह हमने बस पैसा दिया, उन्होंने माल दे दिया, तो इन्वेंट्रीज इन ट्रेड जो है वो 6 लाख की जगह 7 लाख होता। इसका मतलब यह है कि एसेट साइड में बस रूप बदला जा रहा है। तो ये कैलकुलेशन आपको समझ में आना चाहिए दोस्त, वरना आप सिर्फ मुनीम बन गए हो बस, कि जो लिखा हुआ है अपने को ये एसेट में लिखना है, इसको लायबिलिटी में लिखना है, टोटल मार देना, काम खत्म। तो दिमाग इसका मतलब नहीं चल रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। अब क्रेडिट साइड का 4 लाख और 4,60,000 और 40,000, ये देख लो भैया, ये 4 लाख आ गया, ये 4,60,000 आ गया, ये 40,000 आ गया। सो 16,40, 16,40, सो ये पूरी कहानी मैच हो जाता है। सर ट्रायल बैलेंस मैच हो गया, 17 लाख 17 लाख। सर ड्राइंग्स जो है 60,000। सर ये दोनों कैसे बैलेंस हो गए सर? ये 60,000 दोनों तरफ से कहाँ से हट गए सर? ये सवाल दिमाग में है। जिस बच्चे को जवाब पता है तो बहुत अच्छी बात है, और जिसको जवाब नहीं पता है वो अभी तुरंत बता दे रहे हैं। हो क्या रहा है देखो, बिजनेस का अकाउंट्स कौन बनाता है? बिजनेस खुद बनाता है। अगर ये क्रेडिट होता है तो मतलब कैपिटल बढ़ता है, और अगर डेबिट होता है तो मतलब कैपिटल घटता है। तो यहां पर जो ड्राइंग्स है वो डेबिट है,
कुल मिला के कैपिटल माइनस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट है जो कैपिटल का हिस्सा, तो ये प्लस होगा। इसका मतलब ये है दोस्त कि ये डेबिट का टोटल, डेबिट साइड मतलब एसेट साइड में तो गया ही नहीं, ये एसेट साइड में गया, ये एसेट साइड में गया, ये एसेट में गया, ये एसेट में गया, ये एसेट में गया, ये एसेट में गया। ये 60,000 तो एसेट साइड में गया ही नहीं। जब गया ही नहीं तो यहां से तो ऑटोमेटिकली 60,000 जो आया ही नहीं, तो यहां तो ऑलरेडी -60 हो गया ना मेरे दोस्त। हाँ यस सर, क्योंकि ये यहां आया ही नहीं, आया ही नहीं तो ऑटोमेटिकली 60,000 कम हो गया। और यहां हमने क्या किया, क्योंकि अपने को पता है कि ड्राइंग्स का मतलब है कैपिटल को घटाना, तो हमने यहां से भी 60,000 घटा दिया, लेस ड्राइंग्स 60,000, तो यहां से भी -60 हो गया, तो यहाँ का भी टोटल 16,40,000, तो यहाँ का भी टोटल, इधर का भी टोटल 16,40,000। तो बस ये यही चीज़ है, छोटी सी बात इसमें समझानी थी इस इलस्ट्रेशन में, तो हमने समझा दिया। और मेरे को पूरा उम्मीद है कि अब ये बारीकी से अगर आप लोग मिलकर अगर एनालाइज कर ले रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भैया देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 क्या कहता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं द बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर थापर 1 जनवरी। ध्यान देना अपने को दोस्त, 1 जनवरी दिया है। ये सब ध्यान क्यों देने बोल रहा हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि ये 1 अप्रैल टू 31 मार्च वाला बैलेंस शीट होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि 1 जनवरी टू 31 दिसंबर वाला बैलेंस शीट होता है। तो ये सब का डेट्स इंपॉर्टेंट होता है। डेप्रिसिएशन वगैरह में अपने कभी कभी बड़े जोश में होश खो बैठते हैं। ट्रेड पेबल्स 15 लाख, एक्सपेंसेस पेबल 1.5 लाख, कैपिटल 50 लाख, तो कुल मिला के हुआ 66,50,000। क्या बात है। औकात 50 लाख की, अरे भैया क्या बात है, ये हमेशा याद रखना। औकात, औकात मतलब खुद का हिम्मत, बाजुए ताकत। 50 लाख तो बाजुए ताकत है। ट्रेड पेबल्स 15 लाख, एक्सपेंसेस पेबल 1.5 लाख, अपना खुद का दम को बोलते हैं कैपिटल। तो बैलेंस शीट का मतलब ये होता है कि ये जो एसेट साइड है, ये जो एसेट साइड का जो टोटल है, एसेट साइड का टोटल है 66,50,000। तो भैया ये एसेट साइड का जो टोटल है, ये एसेट का जो दम है, ये दम खुद की औकात और बाहर वाले की औकात। बस जिस दिन आप इस तरीके से समझना चालू कर दोगे तब जिंदगी बदल जाएगी दोस्त। तो आपको लगेगा कि यस मैं मुनीम नहीं हूं, मेरे को समझ में आ रहा है। इसका मतलब है कि ये इलस्ट्रेशन नंबर 7 जिसमें हम बैलेंस शीट देख रहे हैं थापर साहब का, थापर साहब के बैलेंस शीट में जब हम एसेट्स का टोटल देखते हैं तो 66,50,000 का टोटल देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है वाह भाई थापर साहब आप तो बड़े आदमी हैं भाई, 66,50,000 का एसेट है आपके पास। और थापर बोलेगा नहीं नहीं मैं इतना बड़ा नहीं, अरे भैया 15 लाख और 1.5 लाख तो मेरे को देना है, तो मैं उतना बड़ा नहीं जितना तुम्हें दिख रहा है मेरे बैलेंस शीट में 66,50,000 दिख रहा है, उतना बड़ा नहीं। तो थापर साहब तो बड़ा ईमानदार है, बता दिए भाई मैं उतना बड़ा नहीं। बट आपको पता होना चाहिए कि कौन कितना बड़ा है। इमेजिन अ सिचुएशन कि यहाँ तो इनका कैपिटल 50 लाख का है, और अगर कैपिटल होता 5 लाख का और 45 लाख और जोड़ देते हम लोग ट्रेड पेबल्स में, तो अपने को ये समझ में आता अरे वाह थापर साहब क्या माया है आपकी, खुद की कुछ नहीं है आपके पास, और सबका सब खुद का मतलब औकात है 5 लाख का, कैपिटल 5 लाख, और बाकी लाइबिलिटी आपका लगभग 60 लाख या 61 लाख। भाई साहब आपने तो कमाल कर दिया, भाई साहब आपने कमाल कर दिया। भाई हमको तो इतना कमाल नहीं होता, हमसे तो नहीं होता, पर थापर साहब आपने कर दिया। तो इस क्वेश्चन को देखते के साथ ये एनालिसिस हो गया कि 50 लाख का हमारा औकात है, और ये प्लांट एंड मशीनरी 30 लाख का है, फर्नीचर 3 लाख का है, ट्रेड रिसीवेबल्स 14 लाख का है, कैश है हमारे पास बैंक में 6.5 लाख का, और 13 लाख रुपया का इन्वेंट्रीज है हमारे पास। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई। तो 66,50,000 का बैलेंस शीट हमने देख लिया। अब हमको कुछ और अन्य डिटेल्स बताना चाहते हैं,
तो पहले तो अपने को ये समझना कि ड्यूरिंग 2017 का मतलब क्या है। मतलब है कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर। ठीक है दोस्त। हिज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अरे सर, अरे हाँ सर, इसमें तो प्रॉफिट एंड लॉस दिया ही नहीं है। अरे बेटे, नहीं दिया है तो तुम इतना टेंशन काहे ले रहे हो। हिज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवील्ड a net profit of 15,30,000। क्या बात है। अच्छा 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 अच्छा। तो सर अभी अभी मेरे दिमाग में सर कुछ आया, पूछूं? अरे पूछना मेरे भाई, पूछ सर। अरे पूछना यार, इतना सर सर करके सर मत खा सर। अरे हाँ सर, अरे हाँ सर, ये 1 जनवरी 2017 का बैलेंस शीट है सर। हाँ हाँ, तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ। और सर यहां लिखा है हिज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवील्ड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 15,30,000। सर इसका मतलब है ये जो बैलेंस शीट है ये स्टार्टिंग बैलेंस शीट है सर, स्टार्टिंग 2017 का शुरुआत में ये औकात था भैया। और पूरा साल थापर साहब ने 15,30,000 कमाया। तो सर इसका मतलब मैं, क्या सर मैं सही समझ रहा हूं? बोलो, पूछो सर, क्या मैं ये सही समझ रहा हूं कि जब हम वापस से बैलेंस शीट बनाएंगे सर, ये सर मैं तो बहुत खुश हूं सर, प्रॉफिट एंड लॉस तो कुछ बनाना ही नहीं है सर मेरे को। अरे वाह, वाह राहुल, वाह वाह रवीना, वाह, और बाकी सारे बच्चों का जो भी नाम है, वाह, जो भी सोच लिए, वेरी गुड। अगर आप इस तरीके से खुश हो रहे हो कि वाह मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस बनाना ही नहीं है, सब तो दे दिया, मतलब मेरे को कुछ मेहनत करना ही नहीं है, अरे वाह दोस्त वाह। इस तरीके से पता कौन सोचता है? जो समझदार व्यक्ति वही समझता है। वेरी गुड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको नहीं बनाना है, क्योंकि इन्होंने बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब इन्होंने बनाया तो उसमें प्रॉफिट ने रिवील किया, नेट प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया। अरे भैया मतलब क्या ग्रॉस प्रॉफिट बनाना ही नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना ही नहीं है, कुछ नहीं बनाना, डायरेक्ट रिजल्ट आपके हाथ के पकड़ा दिया गया। लो भैया, तो 15,30,000 का नेट प्रॉफिट सर क्या मैं इस कैपिटल में जोड़ दूं? नियम से तो यही होता है, ये जो नेट प्रॉफिट है भैया वो कैपिटल में जाके जुड़ता है। सो दिस वॉज आफ्टर अलाउिंग फॉर द फॉलोइंग। अब ये कुछ और डिटेल देना चाहते हैं कि भैया ये जो 15,30,000 रुपया जो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट दिया है कैपिटल पे 6% का। सर ये हमको क्यों बता रहे हैं बताइए सर, ये कोई बात हुआ सर? अब जो पहले बता दिया प्रॉफिट, अब ये बता रहे हैं कि यार ये प्रॉफिट ऐसा ऐसा किया, क्यों बता रहे हैं सर? अरे भैया देखो, जितना बताते हैं उतना खुश होना, क्योंकि ये तुम भैया स्टूडेंट हो, ये बताने का मतलब है कि 2 नंबर तुम्हारे पॉकेट में आने वाले हैं, खुश हो जाओ। ये जितना बता रहे हैं सब 2-2 नंबर है भैया, 2-2 नंबर, ये सब 2 मार्क्स ईच। तो ये इंफॉर्मेशन का ही तो नंबर है। तो ठीक है सर, जब आप ऐसे बोल रहे हैं तो हम ऐसे ही देखेंगे, उतना ही प्यार से देखेंगे सर। अभी देखो, अभी तक हमने सम्स को बनाना चालू ही नहीं किया। सम बनाते हैं डायरेक्ट मुनीम लोग, अपने पहले एनालाइज करेंगे। मैं आपको सिखाना चाहता हूं फिशिंग, आई वॉन्ट टू टीच यू फिशिंग। ठीक है, रोज एक एक मछली पकड़ पकड़ के दूं तो मज़ा नहीं आएगा, तो आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे, राइट। मैं आपको ये प्रोसेस सिखाना चाहता हूँ कि कैसे मछली पकड़ी जाती है। अब समझ लो, हम लोग यहाँ पर बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपने को पता है कि यहाँ आता है बाई ग्रॉस प्रॉफिट, क्या आया अपने को नहीं पता, ठीक है। और फिर ये बताना चाह रहे हैं कि इंटरेस्ट दिया हमने 6% दिया कैपिटल पे। अब इंटरेस्ट दिया है तो इसका मतलब जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना है उसमें 6%, 50 लाख का 6% कितना होता है बताओ मेरे दोस्त, बताओ प्लीज। 3 लाख। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 lakhs, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 lakhs, ये हमने एक्सपेंस मान लिया है।
बिजनेस का एक्सपेंस मान लिया है। बट सर ये क्या बात हुई सर, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये अल्टीमेटली तो जो प्रोप्राइटर है उसका पैसा था, बिजनेस भी उसका था, और इंटरेस्ट ले लिया सर, प्रॉफिट फालतू का कम हो गया। बट ये पैसे तो प्रोप्राइटर का ही है, तो सर इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों डाल रहे हैं? अरे भाई मेरे, प्रॉफिट एंड लॉस में डालने से ये जो बिजनेस है ना, ये हिसाब कौन बना रहा है? बिजनेस बना रहा है। और ये बिजनेस का पता बहुत ये खुददार है यार। ये बिजनेस पता क्या बोलता है, बोला देखो मालिक, देखो मालिक, ये 30 लाख रुपया मालिक आपका है, मैं मानता हूं मालिक, अगर मालिक ये पैसा आपका नहीं होता और अगर आप वर्मा जी से पैसा लेकर मेरे को देते मालिक, तो वर्मा जी मालिक इंटरेस्ट लेता क्या नहीं लेता? हाँ लेता। तो मालिक एहसान नहीं चाहिए आपका मेरे को, मैं बिजनेस हूं मालिक, ये पैसा भले ही आपका है मालिक। मालिक का नाम क्या था? थापर साहब। तो बिजनेस कह रहा है थापर साहब, मैं सड़क के कोने पे पड़ा था थापर साहब, आपने मेरे को उठाया, आपने मेरे को बिजनेस करवाया थापर साहब, बहुत आपने किया। अब ये जो 30 लाख थापर साहब आपका है, मैं हूं बिजनेस, मैं तो देखो नहीं मानूंगा थापर साहब, मैं 3 लाख रुपया अपने प्रॉफिट से निकालूंगा थापर साहब, अगर मैं ये 3 लाख नहीं निकालूंगा तो मेरा प्रॉफिट थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा। नहीं थापर साहब, आप इतना एहसान के तले मेरे को मत दबाइए थापर साहब, ये गलत हो जाएगा थापर साहब, सारा क्रेडिट आप मेरे को दे देंगे थापर साहब, बट ये 3 लाख थापर साहब ये आपका है। ठीक है, आपका है तो बैलेंस शीट जब बनता है ना थापर साहब, आपका जब बैलेंस शीट हम बनाएंगे थापर साहब, तो आपका जो कैपिटल होता है थापर साहब, आपके इस कैपिटल में मैं इंटरेस्ट बोल के जोड़ दूंगा थापर साहब, मैं जोड़ दूंगा, मैं यहां लिख लूंगा 3 लाख, मैं यहां लिख दूंगा थापर साहब, क्योंकि बैलेंस शीट तो आपका है, प्रॉफिट एंड लॉस तो मेरा है ना थापर साहब, इसकी जिम्मेदारी तो मेरी है ना थापर साहब। ठीक है भाई बिजनेस, तुम इतने अच्छे हो, इतने ईमानदार हो, तुम अगर ऐसे काम करोगे ना बिजनेस, तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि ये जो बैलेंस शीट है दिस इज ट्रू एंड फेयर, ये ट्रू बैलेंस शीट है, ये फेयर बैलेंस शीट है, इसमें न्याय है। वाह बिजनेस वाह। ठीक है जी, तो ये बात तो अपने को समझ में आ गई कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 लाख रुपया यहां पर आएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी at 10% on furniture and fixtures at the rate of 5%। बट अपने को एक चीज ध्यान रखना है कि इन्होंने क्या लिख रखा है ऊपर में, हिज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवील्ड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 15,30,000 एंड दिस वाज आफ्टर अलाउइंग फॉर द फॉलोइंग। मतलब ये सब जो है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में ये जो फिगर आया है, ये ऑलरेडी खर्चा लिखा जा चुका है प्रॉफिट एंड लॉस में, उसके बाद ये आया है। ठीक है, तो मशीनरी का 10%, फर्नीचर एंड फिक्सचर का 5%, तो अपने को आराम से यहीं पर समझ में आ जाता है कि जो हमारा नेक्स्ट बैलेंस शीट बनना है, मशीनरी पे 10%, मतलब 10% मतलब 3 लाख रुपया कम होने वाला है, और फर्नीचर एंड फिक्सचर पे 5% होता है 30,000 15,000। ठीक है जी, a provision for doubtful debts at 5% of the trade receivables as at 31st December 2017। अब कुछ बच्चे कहां क्या गलती करते हैं कि ये तो हमने बना लिया इस पर, ठीक है, बट इस पे भी अपने को चेक करना चाहिए कि क्या कोई एडिशनल ड्यूरिंग द ईयर, क्या कोई एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी खरीदा गया है, क्या कोई फर्नीचर फिक्सचर खरीदा गया है। अगर खरीदा गया हो तो एडिशनल डेप्रिसिएशन कौन से डेट पे खरीदा गया है,
कितने दिन तक यूज किया उसको भी जोड़ना है। तो बस ये काम जो है ना सिर्फ अलर्टनेस का है, ठीक है। तो अभी तो हमने यहां लिख लिया जी, तो 5% ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल्स एज एट 31 दिसंबर, देखो ध्यान दो बच्चा, एज एट 31 दिसंबर। अब कुछ बच्चे क्या गलती कर बैठेंगे कि ट्रेड रिसीवेबल्स ये जो है 14 लाख, इसका 5% निकाल बैठेंगे। वो भूल जाते हैं कि थापर साहब का ये जो बैलेंस शीट है ये 1 जनवरी 2017 का है, स्टार्टिंग। बट हमको जो प्रोविजन बनाना, पूरा साल जो हमने बिजनेस किया, धंधा किया, तो क्या ट्रेड रिसीवेबल्स यही रह जाएगा? क्या पूरा साल में कुछ जो रिसीवेबल था वो पैसे नहीं देंगे? कुछ पैसा आएगा, कुछ पैसा नहीं आएगा, कुछ नया माल बेचेंगे, नया डेटर्स खड़ा होगा। क्या इतना चीज हम लोगों को समझ में नहीं आएगा? आएगा जी। तो ये 5% इसका नहीं हो सकता। तो ये बात क्लियर है। तो इसका मतलब है सर ये ट्रेड रिसीवेबल्स का नया बैलेंस कहाँ मिलेगा? अगर आप ये सोच रहे हो तो बोलते ना कि भैया ढूंढोगे सच्चे मन से तो भगवान भी मिल जाता है। तो अब आपका मन सच्चा है, अब आपका मन में सच्चाई है कि ये ट्रेड रिसीवेबल्स का 5% मेरे को ढूंढना है, तो मेरे को ढूंढो, मिलेगा। बट वाइल प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही हैड फॉरगॉटन टू प्रोवाइड फॉर, अरे भैया ये क्या कर दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टोटलिंग 1,80,000। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस में डालना ही भूल गए। तो क्या मेरे को ये चीज़ समझ में आ रहा है कि अब क्योंकि ये डालना भूल गए तो ये 15,30,000 का प्रॉफिट क्या ट्रू प्रॉफिट है? 1,80,000 डालना भूल गए तो ये ट्रू पिक्चर नहीं है। तो हमको तो इसमें से 1,80,000 माइनस करना होगा प्रॉफिट से। ठीक है जी, समझ में आया। और प्रीपेड इंश्योरेंस टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000। अच्छा जी, तो ये 20,000 का जो प्रीपेड है मतलब ऐड करना होगा। मेरा ज़बरदस्ती का प्रॉफिट 20,000 से कम हो गया। तो ये दो काम करना है मेरे को, और भी कुछ करना है जी। हिज करेंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अच्छा जी, एज ऑन 31 दिसंबर 2017 इन्वेंट्रीज 14,50,000। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्या हम ये इन्वेंट्री लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग का इन्वेंट्री था। तो वैसे भी मेरे को नया इन्वेंट्री चाहिएगा, तो ये मेरे को मिल गया 14,50,000। ट्रेड रिसीवेबल्स 20 लाख। तो अपने को मालूम है कि 20 लाख में 5% का प्रोविजन बनना है, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान है, और ये प्रोविजन ऑलरेडी बना चुके थे लोग। बनाने के बाद ये अमाउंट आया था, ठीक है। तो इम्पैक्ट ऑलरेडी दिया जा चुका है। कैश एट बैंक दिया है इन्होंने, कैश एट बैंक दिया है 10,35,000 एंड ट्रेड पेबल्स दिया है 11,40,000। और भी दिया है इंफॉर्मेशन, ड्यूरिंग द ईयर ही विड्रू 6 लाख फॉर डोमेस्टिक यूज, ठीक है जी। और अब अपने को रिक्वायरमेंट क्या, ड्रॉ अप हिज बैलेंस शीट। आराम से बनाएंगे जी, कोई चिंता नहीं, बनाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बट पहले जो भूल गए हम उसको ठीक कर लें। तो ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस को रिवाइज करते हैं। मेरा प्रॉफिट आया था 15,30,000। जो भूल गए हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो ये डाल दो, प्रॉफिट गिरेगा। और ये प्रीपेड, इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये एंट्री समझाने की कोई दरकार नहीं है। तो रियल प्रॉफिट जो है, ट्रू प्रॉफिट जो है, सच्चा प्रॉफिट जो है वो कितना है? क्या सच्चा प्रॉफिट 15,30,000 का था? नहीं जी, उस पर हमने इम्पैक्ट डाला तो सच्चा प्रॉफिट आया 13,70,000। अब तो देखो काम एकदम आसान है, अब बैलेंस शीट बनाने में कुछ नहीं करना है। कैश एट बैंक जो है ये 10,35,000 एकदम जो गिवन है, ऊपर से जो दिया है उसी को डाल दिए ना हमने। ट्रेड रिसीवेबल्स 20 लाख, और अपने को प्रोविजन बनाना था 5% का, 1 लाख का बना के इसको 19 लाख दिखा दिया हमने। और ये 1 लाख रुपया जो है ये ऑलरेडी इस फिगर पे था। ये फिगर जो आया था सब में लिखा हुआ है कि आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर, तो ये प्रोविजन वगैरह सब प्रोवाइड करा दिया गया था।
प्लांट एंड मशीनरी 30 लाख का था, 10% काटेंगे, काट लिया, 27 लाख पे आ गए। फर्नीचर फिक्सचर कोई नया खरीदे नहीं हमने पूरे साल में, 3 लाख का था तो 15,000 काट के 285 आ गया। इन्वेंटरीज जो है अगर भूल जा रहे हो तो वापस से ऊपर देख लो भैया, इन्वेंटरीज 14,50,000 दिया हुआ है, ठीक है। तो इन्वेंटरीज 14,50,000 में आ जाओ यहाँ पर। और जो प्रीपेड इंश्योरेंस जो हम भूल गए थे उसको भी डालना होगा, डाल दो। तो बहुत इजी है। तो ये 73,90,000 आ गया, क्योंकि इधर का अपने को सारा एंट्री हमने कर दिया। तो अपने को ये पता है कि बैलेंस शीट का अगर एक तरफ का 73,90,000 है और दूसरा तरफ भी ये आ जाता है टोटल, तो हमने सब कुछ सही किया। तो कैपिटल था जी हमारा 50 लाख, अगर आपको याद हो। प्रॉफिट हमने जोड़ दिया सही करके 13,70,000। ड्राइंग्स को हमने हटा दिया 6 लाख रुपया। ये कहाँ से आया सर? अरे भूल जाते हो यार आप लोग, देखो लिखा हुआ ना एकदम क्लियर क्लियर। ही विड्रू 6 लाख। तो कुल मिला के भाई साहब का कैपिटल का इम्पैक्ट आया 57 लाख। बट यार इंटरेस्ट भी तो देना था, याद करो। हाँ, दे दिया हमने। तो ये आ गया 60,70,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डाल दिया और ट्रेड पेएबल डाल दिया, जोड़ दिया भैया, आ गया 73,90। तो हर हर महादेव बोलो और एकदम रिलैक्स हो जाओ कि भैया ये काम तो हो गया अपना। अगर अपने ये समझे ना कि एसेट एंड लायबिलिटी जो है, अगर अपने ये समझे कि सिक्का एक ही है, ये समझना जरूरी है। जैसे 5 रुपये का सिक्का है, ये एसेट एंड लायबिलिटी को जब हम लोग अलग अलग समझते हैं ना तो प्रॉब्लम है। दिस इज द सेम वन कॉइन। एक कॉइन का दो हिस्सा है, हेड टेल। तो सिक्का तो दोस्त एक ही है। अब ये जैसे बैंक में हमने 5 लाख जमा कराया, तो देखा जाए तो एंट्री तो एक ही है, 5 लाख हमने बैंक में जमा कराया। पर यही 5 लाख एसेट बन जा रहा है, यही 5 लाख लायबिलिटी बन जा रहा है। तो कुछ कुछ बच्चे को लगता है सर अच्छा 5 लाख एसेट 5 लाख लायबिलिटी, मतलब कुल मिला के 10 लाख का खेला हुआ है क्या? क्या कुल मिला के 10 लाख रुपया का इंपैक्ट है? नहीं मेरे दोस्त। जब सिक्का एक ही है, 5 रुपया का एक सिक्का है, तो 5 ही रुपया कहलाएगा ना भाई। जब मैं आपको समझा रहा हूं कि एक ही सिक्का है, उसको मैं कैसे ही देखूं, हेड से देखूं या टेल से देखूं, चीज तो एक ही है। तो ये चीज अगर आप समझ जाओगे ना दोस्तों, जिंदगी एकदम बदल जाएगी। बिजनेस बनाता है बैलेंस शीट, मालिक नहीं बनाता है। जो मालिक पैसा दे रहा है वो नहीं बनाता, बैलेंस शीट बनाता है बिजनेस। तो बिजनेस जब बनाता है तो एक ही सिक्का, ये 5 लाख का एक सिक्का है समझ लो। उस 5 लाख का एक सिक्का को तो उसने लिख दिया, एक साइड को लिख दिया बैंक में, बैंक 5 लाख, और एक साइड में लिख दिया ये पैसा मालिक का है। तो कहने का मतलब है बिजनेस बोलता है कि चलो मेरे पास जो 5 लाख है ये मेरा नहीं है, ये इनको देना है। तो भैया मेरा कुछ है ही नहीं, ये जो भी है, जो है उसको एसेट बोलते हैं, और जो है वो अल्टीमेटली देना है उसको, जो देना है उसको लायबिलिटी बोलते हैं। तो मेरा तो कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए देखोगे बैलेंस शीट का जो टोटल है वो कुल मिला के हमेशा टोटल मैच करता है, क्योंकि जो भी है बिजनेस बोलता रहे भैया जो भी एक ही तो है, बस इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। ये जो 5 लाख का जो कैपिटल था, कल तक बैंक में था, राइट। अब ये बैंक से हटके मशीन में आ गया, मशीन 3 लाख और बैंक 2 लाख। रूप बदलते जा रहे हैं बट कैपिटल वही 5 लाख। तो यही चीज अगर अपने समझ जाए, मैं बार बार इसको रिपीट करता हूं दोस्त, ये मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में सेट हो जाए। वी हैव सीन दैट ऑन कमेंसिंग अ न्यू बिजनेस, वन डेबिट्स द कैश अकाउंट एंड क्रेडिट्स द कैपिटल अकाउंट विद द अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड। यस, यही 1.5 लाइन 1.25 लाइन को समझाना था दोस्त। एंड ऑफ ईच ईयर में बुक्स को क्लोज करते हैं, खाता बंद करके एक खाता बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक अकाउंट। बहुत सारे अकाउंट होते हैं ना, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, सब बंद करो यार, बहुत हो गया। और सबको बंद करके कहाँ लेके जाओ? प्रॉफिट एंड लॉस में। सो अ फर्म क्लोजेस द बुक ऑफ अकाउंट्स एट द एंड ऑफ ईच ईयर एंड स्टार्ट्स
न्यू बुक्स इन द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर, इस साल का भैया नया खाता, तो नया खाता का फर्स्ट एंट्री क्या होगा? द फर्स्ट एंट्री इन द जर्नल is to record the closing balances of various assets and liabilities at the end of the previous year. तो भाई कंटिन्यूएशन में धंधा हो रहा ना, कंटिन्यूएशन में हो रहा। बैंक का लास्ट का बैलेंस जितना था, अब इस साल जो स्टार्ट करेंगे तो प्रीवियस ईयर का जो लास्ट क्लोजिंग बैलेंस था उसी को ओपनिंग लेकर करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है। हाँ जी, एज द ओपनिंग बैलेंसेज इन द बिगनिंग ऑफ द न्यू ईयर, द बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर records these balances, पता है सर, and is the basis for this first entry. It is called the opening entry. The assets shown in the balance sheet are debited and the liabilities and the capital account credited. बस यही एक लाइन था दोस्त। बैलेंस शीट दे दिया जी, कैश इन हैंड 43,000, बैंक में इतना, ट्रेड रिसीवेबल्स इतना, क्लोजिंग इन्वेंट्री इतना और मशीन इतना, 25,60,000 का एसेट है और महेंद्र बाबू को देना है 5,60,000 और हमारा कैपिटल है 20 लाख, तो 25,60,000 यहाँ पर है। अब देखो कितना इजी सा दे दिया रिक्वायरमेंट। फ्रॉम द अबव गिवन बैलेंस शीट प्रिपेयर द रेलेवेंट ओपनिंग एंट्री। ये ओपनिंग एंट्री करना है, तो बस करना क्या था, कुछ नहीं करना दोस्त। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, टू महिंद्रा टू कैपिटल, बस यही करना है। कैन यू बिलीव दिस? और यही अगर आप नहीं करके आते तो कितना दुख होता आपको। सो ओपनिंग एंट्री, हाँ ये सब जगह पे ध्यान देना, आप लोग को डेट वेट लिखना है कि नंबर काटने के लिए बैठा, बोला इतना इजी हम दिया और इसमें भी ये सब गलती किया। क्योंकि देखो ओपनिंग का महिमा क्या, ये क्लोजिंग था 31 दिसंबर 2017, तो ओपनिंग तो भैया 1 जनवरी को होगा ना 2018, तो इसमें एक नंबर तो ये डेट का था दोस्त, ये नहीं लिखते तो एक नंबर कट जाता। ठीक है, तो सोल्यूशन में आ गए हम लोग। द ओपनिंग एंट्री 1/1/2018, यहाँ एक नंबर। ठीक है, अब यहाँ देखो कैश अकाउंट डेबिट, ये बीइंग बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड, एक नंबर इसका है। अब अगर कोई बच्चा जोश में सब कुछ करके आ गया तो भी 2 नंबर मिलेगा उसको, और फिर वो बोलेगा इंस्टीट्यूट कितना बेकार है, सब कुछ सही करके आता हूं तो भी इंस्टीट्यूट नंबर नहीं देता, क्योंकि भैया बताता ही नहीं है ना कोई आपको कि नंबर कहाँ कटते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि नंबर कहाँ कटते हैं और नंबर कहाँ मिलते हैं, राइट। तो देखो नंबर अपने आप मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ 100 में से 100, मैं आपको 100 में से 100 का तैयारी करा रहा हूँ, और कोई ना कोई बच्चा प्लीज लेकर आओ, और मैक्सिमम बच्चा 90 के ऊपर तो लाना ही चाहिए आप लोगों को। पोस्टिंग द ओपनिंग एंट्री मतलब, अरे भैया अभी साइकिल सिखाए थे ना आपको, ये अकाउंटिंग साइकिल था ना, इसमें क्या था, अभी फर्स्ट हमने क्या, जर्नलाइजिंग, उसके बाद क्या है, प्रिपेयर लेजर अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल और पोस्टिंग इनटू द लेजर। सेकंड स्टेप तो यही है ना। तो अब सीधा सीधी सबका लेजर बनेगा, कैश का लेजर, बैंक का लेजर, ट्रेड रिसीवेबल का लेजर, क्लोजिंग इन्वेंट्री का लेजर, मशीन एंड इक्विपमेंट का लेजर। अब सर ये क्लोजिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग रहेगा या ओपनिंग रहेगा, अरे देखते हैं, गुड क्वेश्चन। तो कैश अकाउंट, तारीख टू बैलेंस BD, ठीक है 43,000। सर BD लिखें CD लिखें क्या लिखें सर, ये भूल जाते हैं कभी कभी। तो देखो ऊपर में जब होता है ना स्टार्टिंग पे, स्टार्टिंग टॉप टॉप या स्टार्ट, तो स्टार्ट में ABC आता ना, तो स्टार्ट में पहले B आता है, तो ऊपर में हमेशा B लिख देना, और वैसे BD लिखो CD लिखो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये ओपनिंग एंट्री जो है इसको लेजर में पोस्ट कर दिया जी। कैश अकाउंट, डेट इंपॉर्टेंट है, बैलेंस लिख दिया। सिमिलरली अकाउंट शुड बी ओपन फॉर ऑल अदर एसेट्स एंड रेलेवेंट अमाउंट शुड बी पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड। वाई सर डेबिट साइड? अरे मेरे दोस्त क्या लिखा हुआ है, एसेट्स, ठीक है, तो एसेट्स है तो डेबिट साइड ही आएगा ना दोस्त। द अकाउंट्स ऑफ लाइबिलिटी शो क्रेडिट बैलेंसेस, एन अकाउंट
for each liability is opened and the relevant account is written on the credit side by balance BD. This is shown by opening the accounts of Mahindra and Sons. याद है महिंद्रा बाबू को पैसा देना था? कौन महिंद्रा बाबू? अरे यार भूल जाते हो इतना जल्दी। ये देखो महिंद्रा एंड सन्स को 5,60,000 देना है, लाइबिलिटी है हमारा। महेंद्र बाबू, महिंद्रा एंड सन्स, 1 जनवरी, बाई बैलेंस पीडी। सो इलस्ट्रेशन 9 में आ जाते हैं दोस्त। श्री मित्तल gives you the following trial balance and some other information. So ट्रायल बैलेंस के साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन है। तो ट्रायल बैलेंस को हमने देख लिया 25,92,000, 25,92,000। और यहाँ दिया है दोस्त, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2017 वॉज वैल्यूड एट 1 लाख रुपीज़। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि जब क्लोजिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया जाता है, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो परचेज हाई, परचेज जो है दोस्त, अगर ये क्लोजिंग इन्वेंट्री ऊपर में दे दिया होता ट्रायल बैलेंस में, तो परचेज को एडजस्ट कर लिया गया है, ठीक है। पर अभी एडजस्ट नहीं किया गया, तो हम करेंगे आइए देखते हैं पहले क्या बोलना चाहते हैं ये। मित्तल साहब का ट्रायल बैलेंस देख रहे हैं हम लोग। मित्तल साहब की औकात है 8,70,000 का कैपिटल। मित्तल साहब ने परचेज एंड सेल्स, अब देखो दोस्त, परचेज एंड सेल्स दिया है और यहाँ ये दिया है। अब क्या कोई बच्चा अगर 6,05,000 को सेल समझ ले तो क्या करना चाहिए? क्या उस बच्चे को कैडबरी डेयरी मिल्क दे दूँ इनाम में? अभी तक आपको ये पता हो जाना चाहिए कि परचेज जो है उसका बैलेंस डेबिट होता है और सेल्स जो है उसका बैलेंस क्रेडिट होता है। अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता है तो फिर वो जब यहाँ से बैलेंस लेकर, यहाँ से बैलेंस लेकर, जैसे कि 12,10,000, अब जब ये प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा है, नहीं ये ट्रेडिंग बनाएगा यहाँ पर पहले। अब ट्रेडिंग में सेल्स 6,05,000 लिख दे तो भैया वो गलत हो गया। अब वो बोलेगा सर अलग से नहीं दिया होता, परचेज एंड सेल एक साथ लिख दिया था। अगर परचेज यहाँ लिखता 6,5, सेल को नीचे लिखता तो मैं समझ जाता सर, बट मैं कैसे समझूं सर? तो भैया नहीं समझोगे तो नंबर भी नहीं मिलेगा। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स जो मैं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ इतना, ताकि आप मैच कर सको। बहुत ज़्यादा इजी है, आप खुद से एक बार सॉल्व करिए, राइट। उसके बाद हम इस इलस्ट्रेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो आप करिए।